तो मैं आपको यहाँ पर इस सेशन के अंदर कुछ चीज़ें पहले से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन का सेशन के अंदर जो एंडिंग होगी हमारी, यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो कि नॉर्मली हमारे हमको स्टडीज़ में नहीं पढ़ाई जाती है, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ाई जाती है। सेकंड चीज़ ये कि जो पर्पस है हमारे इस सेशन का, ये पर्पस ये नहीं कि मुझे कोई पर्सनल प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, ना ही मैं यहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनी लेके आया हूँ कि जैसे कि हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो वगैरह वगैरह, नथिंग एल्स। ओके, सो यहाँ पे ये जो भी सेशन होगा पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होगी, लेंथी बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे इसे, और जो भी क्वेश्चन होंगे आप बिल्कुल इसे अपने आप को अनम्यूट करके आप कुछ जिस प्रकार से चाहें बिल्कुल पूछें, और कोई भी क्वेश्चन मन में मत रखना। ठीक है, सो हम लोग बिल्कुल इसी फुर्ती के साथ में आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप में से कितने लोगों को ये लगता है, या फिर आप लोगों में से कितनों को अगर पता है कि लॉकडाउन के अंदर आपने सुना होगा कि जो रिच पीपल्स थे, यानी जो अमीर लोग थे ऑलरेडी, ठीक है, जिनके पास कुछ करोड़ों अरबों की संपत्ति थी, और लॉकडाउन के अंदर बात करें उनकी बात कर रहा हूँ, और लॉकडाउन के अंदर जो गरीब लोग थे उनकी जो संपत्ति थी, मतलब जो गरीब लोग थे वो गरीब और ज़्यादा गरीब कैसे होते गए, और अमीर लॉकडाउन में भी अमीर कैसे होते गए, या फिर और तो और अब क्योंकि लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद था, इवन जो अमीर लोग तो उनके बिजनेसेस वगैरह बंद होंगे ऑफलाइन मोड के अंदर अगर देखा जाए तो अमीर लोग और अमीर कैसे बन गए और गरीब लोग गरीब कैसे हो गए। आप लोग अगर अपने रिव्यू अगर देना चाहें बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है, ओपन सोर्स है बिल्कुल, और मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ और आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि टू वे कम्युनिकेशन हो और हम सभी लोग सुनते रहें और एक दूसरे से बातचीत भी करते रहें। तो प्लीज़ अपने आप को म्यूट करें और जल्दी से बताएं, ताकि हम क्विकली रिस्पॉन्स कर सकें। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से फिर सबसे पहले नॉमिनेट कर देता हूँ राघवेंद्र आपको, कि आप अपनी तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, thanks, Rahul. हम्म। It means, first of all, I would like to say thanks. And इसके मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन में गरीब और गरीब होते गए और अमीर और अमीर होते गए, तो इसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है और होता है कि जो गरीब लोग रहते हैं वो अपने लिए लाइबिलिटीज़ रखते हैं ज़्यादातर, और अमीर लोग जो होते हैं वो इसके अपोजिट एसेट्स रखते हैं, जिस जो कि एसेट्स ऐसी होती है कि उसमें आपको एक बार इन्वेस्ट कर दो और फिर आपको अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपका आता जाता है, उससे ही अर्न होता जाता है। लेकिन लाइबिलिटीज ऐसी होती है कि आपने एक बार उस चीज़ को, कुछ भी है आपके पास, वो परचेज कर लिया, लाइक फ़ोन कर लिया, तो उसके लिए आपको बैलेंस के लिए पैसा चाहिए तरह तरह का। तो ऐसा होता है, इस वजह से ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि गरीब और गरीब होता गया और अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। ओके, सही पॉइंट है, बिल्कुल सही पॉइंट है। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले जाना चाहूँगा यश भैया के पास में, उनसे जाना चाहूँगा कि यश जी आप बताएं कि आपके रिव्यू में क्या सीन रहता है यहाँ पर। जैसा कि राघव ने बताया कि लाइबिलिटीज और एसेट वाली बात, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती जिन पे आपको पैसा खर्च करना पड़ता है उनको खरीदने के बाद में, और कुछ चीजें ऐसी होती जिनको खरीदने के बाद में वो चीजें आपको पैसा बना के देती है। तो अगर लॉकडाउन की स्थिति के बारे में बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गरीब और गरीब इसीलिए हुआ क्योंकि वो एक नौकरी पे निर्भर था। उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था कि इनकम कहाँ से आएगी। बहुत लोगों के यहाँ तक कि बहुत लोगों के बिजनेस भी अफेक्ट हुए इससे, तो नौकरियों की तो क्या ही बात करें। तो जो अमीर लोग थे उनके पास में काफी तरीके थे पैसे कमाने के, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पे टिके हुए नहीं थे, जैसे कि नौकरी पे बहुत सारे लोग टिके रहते हैं। तो ये एक कारण मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस वजह से गरीब और गरीब होता चला गया और अमीर और अमीर होता चला गया। ओके, वेरी वैलिड और पॉइंट है। या राइट एंड। और मैं टैग टैग कर सकता हूँ ना मैं? या श्योर श्योर बिल्कुल। ठीक है, मैं शिफा को टैग करूंगा। थैंक यू फॉर नॉमिनेटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने बताया और जैसे यश भैया ने बताया और उनके पहले जो थे उन्होंने बताया, इसके अलावा एक रीज़न हो सकता है, मतलब ये मुझे लगता है कि जैसे कि जो पुअर होते हैं उनको, उनके पास एक तो वैसे भी उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं होता ताकि वो कहीं मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि अब अगर आप माउथ टू ईट वाले लोगों की बात करेंगे तो वो तो उनके लिए तो ख़ैर ये तो है ही नहीं कि वो कहीं इन्वेस्ट कर
सकते, पर से अपन मोस्ट ऑफ द पीपल देखें तो हमारे इंडिया में मिडिल क्लास लोग ज़्यादा है, अपर क्लास और लोअर क्लास के यहाँ पे। तो उनमें इसी चीज़ की कमी रहती है कि वो उन्हें पता ही नहीं होता कि अगर उनके पास पैसा है तो उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस चीज़ पे इन्वेस्ट करना है। बिना सोचे कहीं भी डाल देना, और मतलब एक सिक्योरिटी उनके पीछे होती है कि ओके ठीक है, हम बैंक में रखेंगे पैसा, ना कुछ बढ़ेगा ना कुछ घटेगा, हमें बस सिक्योर चाहिए अपना पैसा, तो हम बैंक में रख देंगे। तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता, और इसके अलावा जो पॉइंट पहले बताया गया, आई एग्री ऑन दैट। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को, फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी को। तो सीन ये रहता है यहाँ पर कि फाइनेंशियल एजुकेशन, कुछ मैं मिथ पहले क्लियर करना चाहूँगा, ये कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हम लोग तब भी फाइनेंशियली लिटरेट होकर पैसा नहीं कमा सकते हैं। मतलब मोस्टली ये चीज़ होती है कि मैंने खुद ने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा हुआ है, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, मतलब एक्सपीरियंस के अगर हिसाब से अगर बात करते हैं तो मोस्टली ये चीज़ कहा जाती है कि जो एक बिजनेसमैन रहता है, या फिर जो अगर बिजनेस करते हैं वही से पैसा कमा सकते हैं, नौकरी पेशा वाले नहीं कमा सकते। या फिर जो लोग नौकरी करते हैं फिर जॉब करते हैं वो लोग एकदम डिग्रेड इंसान होते हैं, जो कि जिनकी छोटी मेंटेलिटी होती है। तो ये बिल्कुल भी एक प्रकार से मिथ है यहाँ पर। अगर आप लोग जॉब भी करते हैं, आप लोग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं, आप लोग कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो या फिर कोई भी चीज़ हो, सो आप लोग तब भी आराम से अपने फाइनेंशियल, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट है तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से अपने फाइनेंशियल्स को मेंटेन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक मिथ जो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। सेकंड चीज़ ये कि जब हम लोग हमारा सेशन एंड करेंगे, एंडिंग में आप लोगों के लिए बोनस है, तो बिल्कुल टिके रहना है यहाँ पर। और ये जो बोनस एक बहुत सीक्रेट नॉलेज है जो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगा, जो कि नॉर्मली अगर आप लोगों ने कोई, मोस्टली अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग का, अगर आपने कोई सेशन में अटेंड करा होगा, क्योंकि लॉकडाउन में तो बहुत सारे ऑफर्स उसी चीज़ के आए थे, एफिलिएट मार्केटिंग में या फिर कोई भी बिजनेस वाले मीटिंग्स हो। तो आप लोगों को मोस्टली ये शायद चीज़ नहीं बताई जाती जो मैं बताने वाली हूँ। मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल डेमो करके बताने भी वाला हूँ, और साथ में आपको यहाँ पर मैं कुछ इन्वेस्टिंग की चीज़ें बताऊँगा लाइव शेयर करके। और साथ में आपको मैं कुछ जो इंटरनल चीज़ें रहती हैं जो हमको फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, वो आप सभी को बताऊँगा। जिस इन सभी फैक्टर्स के हिसाब से आप लोग कभी भी पॉवर्टी लाइन के, यानी कि गरीबी रेखा के कभी नीचे नहीं आने वाले, अगर आप लोग इस पर सही में अमल भी करते हैं, तब के फैक्टर की बात करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि स्टॉक मार्केट काम क्या करता है, और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग इन्वेस्टिंग में स्टॉक मार्केट को क्यों कंसिडर करते हैं। इसका आंसर यहाँ पे सिंपल ये आता है कि पहली बात तो जो इन्वेस्टिंग है, हम लोग अगर बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। आप में से कितने लोगों ने बचपन के टाइम पे लगभग आप में मोस्ट लोग लगभग 2000 के आसपास की बर्थ के होंगे। तो आप में से कितने लोगों ने बचपन में कच्चा मैंगो की चॉकलेट आया करती थी, आप लोगों को याद होगा, कच्चा मैंगो हरे कलर की आती थी, एक एक रुपये में हमको लोग मुट्ठी भर के चॉकलेट दे देता था दुकान वाला। आप लोगों को याद होगा, प्लीज यस और नो में बताएं। यस राहुल। क्या ग्रेट, बाकी सबने खाई कि नहीं खाई है? यस। हाँ खाइए ना, बहुत अच्छी लगती थी। बढ़िया बढ़िया, कैसी लगती है? एकदम पूरी मीठी की एकदम खट्टी की, एकदम अच्छी लगती, एकदम टेस्टी टेस्टी? खट्टी मीठी दोनों। चलो अच्छा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दोस्तों ऐसे एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाते रहो जो अपनी चैट के अंदर, इनबॉक्स के अंदर भी, ठीक है। तो दोस्तों तो देखो, आपको याद होगा आप लोग जब 1 रुपये देते थे दुकानदार को, तो आपको है ना उसकी जो जार रहते, जार में से वो मुट्ठी भर के बहुत से चॉकलेट देता था, आपको याद होगा। लगभग 1 रुपये के अंदर कुछ 5-6 चॉकलेट भी आराम से आ जाया करती थी, कच्चा मैंगो चॉकलेट। बट आज के टाइम पर अगर बात करें, अगर मैं 1 रुपये दुकानदार को दूंगा कि मुझे कच्चा मैंगो चॉकलेट दो यहाँ पर, तो वो मुझे एक चॉकलेट ही देगा 1 रुपये के बदले में। सो क्या चीज़ होती है ये, क्या चीज़ है यहाँ पर? इसको हम बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं आप लोग अपनी भाषा में? हम सभी लोग बोलते हैं खर्चे, महंगाई बढ़ गई है। इसका सिंपल आंसर पता है क्या है? इसका आंसर ये कि महंगाई तो बढ़ रही है, बट हम लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सके। लेकिन जो बड़े बड़े, जो जिनकी फाइनेंशियली जो लिटरेट है, जो लोग सही में फाइनेंशियल के मामले में बहुत स्ट्रांग है ना, जिनकी स्ट्रांग मसल इस चीज़ के अंदर, वो लोगों ने इस चीज़ को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो देखो हुआ ये सीन है कि पहली बात तो क्या है, महंगाई बढ़ी हुई है, और तो और इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम लोग बैंक अकाउंट की बात करें तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे 2 प्रकार के बैंक अकाउंट रहते हैं। एक करंट अकाउंट रहता है, दूसरा सेविंग अकाउंट रहता है। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों में क्या फ़र्क रहता है, और हमको कौन सा अकाउंट चूज़ करना चाहिए जब हम लोग बैंक में हमारा अकाउंट खुलवा रहे हैं? हम लोग करंट अकाउंट खुलवाए कि सेविंग अकाउंट खुलवाए? आपको कोई बता सकता है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है? कोई भी? राहुल मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल। जब हम सेविंग अकाउंट हम खुलवाते हैं अकाउंट हमारे बैंक के अंदर में, तो उस अकाउंट पे हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बैंक की तरफ से मिलता है, और उसमें ओके। हमारी सेविंग्स होती है।
और जो हम्म करंट अकाउंट रहता है उसमें से हम लगातार ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं। हम्म तो आई थिंक ये बेसिक सा डिफरेंस है जो मुझे लगता है क्रेडिट और सेविंग अकाउंट के बीच में। और अगर आप ज्यादा लेन देन नहीं करते तो आपको सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहिए। ओके, ग्रेट, दैट्स द पॉइंट गाइस, कि देखो यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट रहता है इसीलिए रहता है। और जैसे कि यश जी ने कहा, बिल्कुल सेम यही फैक्टर मैटर करता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के अंदर। मोस्टली जो बिजनेसेस रहते हैं वो, क्योंकि लगातार ट्रांजेक्शन चलती रहती है, इस वजह से वो लोग करंट अकाउंट के अंदर खुलवाते हैं अपने बैंक के टाइप को। सो सीन ये है यहाँ पर कि हम लोग अगर सेविंग अकाउंट खुलाते हैं तो आपको पता होगा कि बैंक हमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट से भी देती है कुछ, शायद अगर हमारा अकाउंट अगर बैलेंस कम भी होगा तो लगभग कितना दे सकती है, कम से कम लगभग 11 या 18 रुपये कुछ दे सकती है। अगर हमारा अच्छा बैंक बैलेंस है तो हमको आराम से कुछ अच्छे कम से कम एटलीस्ट थाउजेंड्स में या फिर लगभग 3 फिगर्स के अंदर में हमको आराम से इंटरेस्ट मिल जाता है। सो और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो बहुत से लोग लाइफ इंश्योरेंस में अपनी पॉलिसीज भी क्रिएट करते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट या फिर इन्वेस्टिंग को एकदम गेम्बलिंग या फिर एकदम अवॉइड करते हैं। बट ये लोग ये भी चीज़ भूलते हैं कि जो बैंक्स रहती हैं और जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज रहती है, वो हमारे पैसों को क्या करती है, वो हमारे उनके गुल्लक में डाल के तो रखती ही नहीं है। पहली बात तो खैर ये कि वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों के अंदर। वो बॉन्ड्स हो सकते हैं, वो स्टॉक मार्केट्स हो सकते हैं, वो क्रिप्टो करेंसीज हो सकती है, वो किसी कंपनी में इन्वेस्टर का काम कर सकती है। इन्वेस्टर मतलब यहाँ पर जैसे कि अगर मेरे पास एक आइडिया है, मैं कोई कंपनी स्टार्टअप खड़ा करना चाहता हूँ, बस एक आइडिया, लेकिन मैं पैसा नहीं है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि जिस इंसान का एकदम करोड़ों लाखों का पैसा हो तो वो मैं उसके पास जाऊँगा, आइडिया बताऊँगा कि देखो मेरा आइडिया ऐसा ऐसा, आप लोग अगर मुझे पैसे दोगे तो मैं स्टार्टअप खड़ा करूँगा, प्रॉफिट आएगा तो आपको इतना इतना रिटर्न मिलेगा, और आपको इतने 30-30% के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। जैसे कि अगर मुझे 100 रुपये मिलते हैं, 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो अगर वो इन्वेस्टर की 30% तक की हिस्सेदारी मेरी कंपनी के अंदर है तो उसको 30% जितना मुझे प्रॉफिट हो उसका 30% का हिस्सा मिलेगा। तो उसी प्रकार से ये इन्वेस्टिंग है, आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ये जो चीज़ें रहती है, ये कंपनीज बड़ी बड़ी इन्वेस्टर बनती भी हैं। तो यही चीज़ है कि हम लोग क्यों ना हमारा पैसा उनको भी देने के बजाय, हम लोग क्यों ना हमारे पैसे में हम लोग डायरेक्टली प्रॉफिट अर्न करें यहाँ पर। क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें, म्यूचुअल फंड वाले भी यही करते हैं, वो भी अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो प्रॉफिट आता है ना, प्रॉफिट को उल्टा हमारा प्रॉफिट में से आधा हिस्सा वो खुद रख लेते हैं, और आधा हिस्सा फिर वो हमको रिटर्न में देते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट हुआ हमारी कंपनी में म्यूचुअल फंड में डालने की वजह से। बट क्यों ना हम लोग ये पूरा प्रॉफिट हम लोग खुद ही ले लें हमारा। अगर हमको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो हम ये नहीं चाहेंगे कि 60 रुपये म्यूचुअल फंड को मिले और 40 रुपये का प्रॉफिट हमको, हम चाहेंगे 100 का 100 प्रॉफिट हमें हो, 100 रुपीज़ का। तो इसलिए फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अब प्रश्न ये आता है कि यार इन्वेस्टिंग में हम लोग क्यों ना हम लोग ज़्यादा डिविडेंड्स कैसे कमा सकते हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट इसीलिए यहाँ पर क्योंकि ये हमको एक इंडिपेंडेंसी देता है, ये हमको अच्छे डिविडेंड्स देता है, मतलब अच्छी प्रॉफिट्स देता है, ठीक है। लॉस भी देता है, ये बात का भी ध्यान रखें आप लोग। बट अगर हम लोग फाइनेंशियल लिटरेट है, हम लोग अगर नॉलेज अच्छा, हम लोग इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सही एग्जांपल है। आप में से यहाँ पर अपने से कितने लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है, कितने लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है, जल्दी बताएं फटाफट। कौन पिज़्ज़ा खाना पसंद करता है? ओके, प्रतिभा एंड यश। ओके, बाकी लोग? ओके, ऋषभ, निखिल, साक्षी, अक्षय। ओके, और बाकी सब? और कोई नहीं खाता क्या? अच्छा, राघवेंद्र आप भी? ओके। सो ओके ओके। तो दोस्तों आप लोग मुझे ये बताओ, पिज्ज़ा में आप लोगों को कौन सा पसंद है, मुझे अब जल्दी से मुझे इनबॉक्स करके बता सकते हैं आपको कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है, मतलब डोमिनोज का पिज़्ज़ा पसंद है, पिज़्ज़ा हट का पसंद है, या फिर नॉर्मल जो आसपास के लोकल कैफेज रहते हैं वहाँ का पिज़्ज़ा आपको पसंद है, ये बताओ क्विकली, फास्ट फास्ट फास्ट, वक्त नहीं हमारे पास में, जल्दी से, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। ओके ओके। अच्छा, मैं आप लोग को अब मैं आप लोग डालते रहो इनबॉक्स के अंदर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्या होगा अगर मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि आप लोग लाइफ टाइम आप फ्री ऑफ कॉस्ट पिज़्ज़ा खा सकते हैं। अगर हमको ये चीज़ बता दूं तो क्या होगा कि मतलब आप अब आपको पैसे देने की जरूरत ही नहीं, आप जो भी पिज़्ज़ा खाना चाहे आप खा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हेल्थ खराब होगी राहुल, इतना पिज्जा खिलाओगे तो। नहीं नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा आप रेगुलर खाओ, बट मैं आपको एक इंडिपेंडेंसी तो बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो, पहली बात तो खैर ये सीन है। अम, पहली चीज़ तो खैर ये कि अगर आपको फ्री में पिज़्ज़ा खाना है, या फिर फ्री में चलो आप स्टारबक्स की कॉफ़ी पीना चाहते हो, या फिर आप फ्री में फूड खाना चाहते हो कोई भी कंपनी का, मैकडोनल्ड्स की बात करें, मैकडी की बात कर लें, आप क्या कर सकते हो? सिंपली क्या करो, जैसे सपोज करते हैं, मुझे फिलहाल करंट शेयर प्राइस अभी याद नहीं आ रहा है, पिज़्ज़ा हट का है, डोमिनोज का याद नहीं आ रहा फिलहाल मुझे, टू बी ऑनेस्ट।
ठीक है। ओके, सो साक्षी बता रही है चीज़ीएस्ट ब्लास्ट पिज्ज़ा। ओके, सो ये भी एक बहुत सही फैक्टर ऑब्जेक्ट है मेरे लिए भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिंपली क्या चीज़ कर सकते हैं, कि क्या करें कि जैसे कि सपोज करते हैं मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमेंट किस चीज़ के हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमेंट डोमिनोज के आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं डोमिनोज का बताता हूँ। डोमिनोज को कोई एक शेयर प्राइस ले लो, मैं एक बार गूगलिंग कर लेता हूँ यहाँ पर आप लोगों के सभी के सामने यहाँ पर। ठीक है, कि डोमिनोज की शेयर प्राइस क्या है। डोमिनोज शेयर प्राइस में गूगलिंग कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो इसकी शेयर प्राइस अभी अपने यूएसडी की बात करें, यानी कि डॉलर्स के अंदर बात करें, तो लगभग $511 चल रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए बात कर रहा हूँ मैं। बट हम लोग मैं सिर्फ इतने महंगे पिज़्ज़ा को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ स्टॉक के। आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, सपोज कर लो डोमिनोज का पिज़्ज़ा भी चल रहा है यहाँ पे इंडियन रुपीज़ के अंदर 500 रुपये का चल रहा है। 500 रुपये का चल रहा है। ठीक है, आप लोग लगभग उसके अगर 1000 शेयर्स भी खरीद लेते हो, कितना डिविडेंड मिल रहा है उसका। डिविडेंड किसको बोलते हैं यहाँ पर, कि है ना प्रॉफिट, कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है वो उस पे से हमको कितना प्रॉफिट हिस्सेदारी दे रही है, वो डिविडेंड रहता है। कितना जितना हायर डिविडेंड रहेगा, कितना कम डिविडेंड रहेगा। हम लोग मान के चलते हैं कि कंपनी हमको हर साल हमारे शेयर्स की वजह से अगर हम लोग बात करते हैं, वैसे महीनों में इतनी रिटर्न मिलते नहीं है, बट एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि हमको हर महीने लगभग 2000 से 3000 तक का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, इस शेयर के ऊपर, क्योंकि हमने 1000 शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं वर्थ 500 के। ठीक है, तो हमको लगभग हर महीने के कितने डिविडेंड्स मिल रहे हैं प्रॉफिट में, लगभग 2 से 2500 या 3000 में बोल सकते हैं। तो वो जो अर्न हो रहा है डिविडेंड्स, क्या हम लोग वही डिविडेंड्स की मदद से आराम से डोमिनोज के अंदर जाके पिज्जा नहीं खा सकते क्या। ये होगा ना फ्री टाइम, हमने बस एक बार इन्वेस्टमेंट करा, अब हम लोग लाइफ टाइम खा सकते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ में चल रही है, और हमको आने वाले 20-25 साल तक के, जब तक वो अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करती है, हम लोग वहाँ तक के डिविडेंड्स मिलते जा रहे हैं, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ है यहाँ पर। आप लोग अगर जैसे कि रियल एस्टेट में पैसा लगाते हो, निवेश करते हो, तो वहाँ से जो हमको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, उससे आप लोग क्या अपनी आप लोग क्या अपनी है ना वर्ल्ड ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, वो जो प्रॉफिट होता है। सो मैं यहाँ पर ये नहीं बताना चाह रहा कि आपको ट्रिप्स से टिक्स, मैं सेशन आपको ये करके नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ट्रिक्स मिल रही है या फिर टिप्स मिल रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बिजनेसमैन कैसे सोचता है, वो प्रॉफिट्स को कहाँ डाइवर्ट करता है, किस प्रकार से उन प्रॉफिट्स को ये निवेश करता है, किस प्रकार से उन प्रॉफिट से अपने आप को और फुलफिल करता है। ठीक है, सो ये चीज़ होती है। प्लीज़ इनबॉक्स में एटलीस्ट बता सकते हैं कि कि नो आंसर, नो क्वेश्चन, ऐसा कुछ वो भी टाइप कर सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। हाँ गौरव, बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग स्टॉक मार्केट को लेकर बिल्कुल आने वाले हैं अभी इसी वक्त। मैं बस इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, सो मैं फिलहाल, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि हम लोग थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टर्म्स को भी ध्यान में रखें। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो खैर ये भी चीज़ है कि हम लोग जितना अगर लिटरेट होते हैं, यार सपोज कर लो, आप लोगों को याद होगा एक इंसान था यार, कौन बना है करोड़पति के अंदर, मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा उनका। उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, 5 करोड़ रुपए जीते थे उन्होंने। कुमार। और हाँ, राइट राइट कृपाल। सो वो जो थे ना, तो उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने, उनको फाइनेंशियल्स का कोई नॉलेज था नहीं, और उन्होंने 5 करोड़ रुपए का यहाँ वहाँ खर्च करके खराब दोस्त बन गए, और फिर से उन्होंने फाइनेंशियल सीन समझा नहीं, और 5 करोड़ रुपए को उन्होंने ऐसी नाली में बहा दिया। और अगर हम लोग आज देखें, मैं शायद परसों तो से आर्टिकल पढ़ रहा था, वो अब लगभग शायद 2-3 गाय या भैंस की मदद से अब मतलब अब वही अपनी रोज की दिनचर्या चला रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि फाइनेंशियल सही नहीं है। ओके, कोई इशू नहीं है, अमन, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। अमन, आप बिल्कुल ओपनली होके माइक अनम्यूट करके बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, सो किसी कोई बाउंड्रीज नहीं है। सो फाइनेंशियल, इसलिए मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पहले हम फाइनेंशियल्स को लेकर बात करेंगे कि वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्टॉक मार्केट को जानेंगे। मैं आप लोगों के सामने मैं लाइव स्ट्रीम खोलूंगा, आप लोगों के सामने मैं लाइव एक डीमेट अकाउंट में मेरे कुछ स्टॉक्स के थ्रू हम लोग जानेंगे कैसे क्या चीज़ें होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या चीज़ होती है, हम जानते हैं बिल्कुल फटक से। ठीक है, सो राहुल, फर्स्ट, हाँ आगे जाने से पहले एक चैट बॉक्स पर क्वेश्चन आया है, हाँ, आप देख सकते हैं। अच्छा, ओके, सो थैंक यू साक्षी। एक क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि डीमेट अकाउंट क्या होता क्या है, राइट। सो डीमेट अकाउंट ये चीज़ होती है कि डीमेट अकाउंट मतलब इसके अकाउंट के थ्रू हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब वहाँ से हम लोग एक मतलब अकाउंट बन जाता है हमारा, अकाउंट के अंदर हम लोग वहाँ से है ना पैसे देते हैं, हमको स्टॉक मिल जाता है कंपनी का। ठीक है, सो ये होता है हमारा डीमेट अकाउंट। क्लियर हुआ कि मैं एक और ब्रीफ में बताऊँ। डीमेट अकाउंट को फिर बैंक से लिंक करवाना होता है क्या? हाँ बिल्कुल,
क्योंकि डीमैट अकाउंट एक प्लेटफॉर्म होता है, मतलब अकाउंट होता है जहाँ हम लोग बैंक अकाउंट से जैसे कनेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे डीमैट अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, हम जितने चाहे ले सकते हैं पैसे, और वो पैसों की फिर हम लोग डीमैट अकाउंट से है ना, फिर वो स्टॉक वहाँ से परचेज करते हैं, हम लोग डायरेक्टली बैंक से परचेज नहीं करवाते हैं, इसीलिए लिंक करवाना होता है। हमारा केवाईसी और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, हमारी खुद की एक लाइव फोटो लगती है, मतलब ये बताने के लिए कि हम रियल में ये मैं इंसान हूँ जो डीमैट अकाउंट खुलवा रहा है, मतलब मेरे बिहाफ में कोई दूसरा इंसान नहीं है। सो ये सीन होता है। ओके। ओके, सो गाइस प्लीज भी ऐसे कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछ लो, ठीक है। एंड केवाईसी या क्यों इम्पोर्टेंट है डीमेट अकाउंट में? केवाईसी आपको करना होता है, वो क्यों रहता है? केवाईसी डेफिनेटली वही आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, अगर मोटा मोटा अगर कहूँ मैं, वो केवाईसी बहुत मैटर करता है। क्योंकि पहली बात तो क्या ये कि जब हमारे स्टॉक मार्केट से रहते हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि एक सेबी होता है हमारा, फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है मुझे, अभी अभी याद नहीं आ रहा है। सेबी एक होता है जो कि इन सभी चीज़ को रेगुलेट करता है, स्टॉक्स को देखता है, कितने इन्वेस्टर्स आज इस साल आए फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, क्या कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। आप लोगों को अगर हर्षद मेहता की स्टोरी पता होगी तो आपको इसी से ना क्लियर होगा यहाँ पर कि सेबी का एक मेन मकसद भी क्या होता है, मतलब वो क्या इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है इन्वेस्टिंग की दुनिया के अंदर। सो केवाईसी दरअसल बहुत मैटर करता है यहाँ पर। हमारे ट्रू आइडेंटिफिकेशन का भी एक रिप्रेजेंटेटिव वही हम लोग कह सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? या यस। राइट, या राइट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। थैंक यू कृपाल। हम लोग हमारा वर्क कैपिटल देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहले बात तो खैर हम लोग, पहले बात तो हम लोग खुद को कैसे जाने कि यार मैं गरीबी रेखा में जा रहा हूँ, मतलब मैं गरीब होते जा रहा हूँ कि मैं अमीर होते जा रहा हूँ। तो एक सिंपल सा बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग इसको लगे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं जो भी पॉइंट बता रहा हूँ आप लोग नोट डाउन करते रह सकते हैं, ऑप्शनल है। या फिर हम लोग, या फिर सिंपली ये जो सेशन है हमारा हमारे यूट्यूब चैनल मतलब जाने वाला है, मतलब मैं खुद इस चीज़ को लेके एक्साइटमेंट में हूँ दरअसल। तो वर्क कैपिटल मतलब होता क्या है हमारा, कैपिटल्स किसको बोलते हैं? कैपिटल ये चीज़ होती है कि हमारा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। मैं आप फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पर, वर्क कैपिटल, कैपिट वर्क कैपिटल इक्वल टू हमारा एसेट्स, टोटल एसेट्स हमारे, मैं सब बताऊँ कि टोटल एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है। टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज, आई होप मैंने सही स्पेलिंग लिखी क्योंकि स्क्रीन बहुत दूर है मुझसे इस वजह से। लाइबिलिटीज, ओके। सो ये फॉर्मूला होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला बहुत बेसिक सा है, वर्क कैपिटल इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का हिंदी मतलब होता है कि खर्चे हमारे, एसेट्स मतलब है ना वो चीज़ें होती है जहाँ से हमको पैसा मिल रहा है यहाँ पर। अब जैसे कि सपोज करते हैं कि अगर मेरे को फैक्ट्री खोली हुई है, तो फैक्ट्री मेरे एसेट्स में आएगा, यानी कि संपत्ति में आएगा कि यार ये एसेट्स से मुझे पैसा मिल रहा है लगातार। लाइबिलिटीज मतलब जो खर्च होता है हमारे, जहाँ से पैसा जा रहा है हमसे। तो ये वर्क कैपिटल से हम लोग देख सकते हैं कि क्या हम लोग पॉवर्टी लाइन में नीचे नीचे जा रहे हैं कि हम लोग सही में ऊपर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पता चल रहा है कि हम लोग कमाते ही 50,000 है और हमारी लाइबिलिटीज ही अगर 60,000 है, तो हमारी जेब से लगातार 100-10,000 रुपये लगातार जाते जा रहे हैं। तो हम लोग अर्न क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? हम लोग तो निगेटिव में पॉवर्टी लाइन में गरीबी रेखा में ही जा रहे हैं कुल मिलाकर। तो आप लोग ये फॉर्मूला लगातार अप्लाई करके अपने जितने एसेट्स है, कितना कमा रहे हैं, कितनी लाइबिलिटीज है, उनको लगातार मेंटेन करके रख सकते हैं। आप लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं, खुद की पर्सनल बैलेंस शीट बना सकते हैं, खुद के बैलेंस देख चेक कर सकते हैं। मैंने खुद ने पर्सनली खुद की है ना बहुत सारे लगभग कुछ मैंने काफ़ी सारी एक्सेल शीट्स बना के रखी मेरे पर्सनल फाइनेंस की, मैंने जहाँ पर मैं सब चीज़ लगातार रेगुलेट करता हूँ। लगभग हर रेगुलरली उसको मैं अपडेट करता हूँ कि मेरे इतने फाइनेंसिस एक्सपेंसेस हुए हैं, इतने मैंने लगभग अर्न करे हुए हैं, इतने इतने मेरे इनकम सोर्सेज है, तो यहाँ से कितना अर्न हो रहा है, और मुझे किन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है जिससे कि मेरे लाइबिलिटीज़ कम हो जाए, एसेट्स ज़्यादा हो जाए, जहाँ से मेरी पैसिव इनकम ज़्यादा हो जाए। सो आप लोग एक्सेल शीट में भी लगातार लिख सकते हैं, टाइप करके रखा करो। तो ये चीज़ होती है। आप लोग अगर वर्क कैपिटल में देखें तो ये चीज़ होती है। अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज है तो आप लोग जल्दी से बता सकते हैं कि वर्क कैपिटल होता क्या है, या कोई कंफ्यूजन हो तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, ठीक है। क्विकली आपको आंसर देना है। क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि इन्वेस्टिंग के कितने सोर्सेज रहते हैं, मतलब इन्वेस्टिंग के सोर्सेज मतलब कैसा पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं बेसिक इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग नए हैं, किसी को कुछ पता अगर नहीं रहा, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता इसीलिए। इनकम सोर्सेज कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि मैंने पूछा, एक हमारा जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, दूसरा स्टॉक मार्केट हो गया, तीसरा हमारा जैसे कि रियल इस्टेट हो गया, चौथा हमने किसी को घर किराए पर अगर दे दिया, वो एक इनकम सोर्स हो सकता है हमारा। या फिर अगर जो टॉप की इनकम सोर्स जो ग्लोबली है, जैसे कि अगर हमारा हो गया यहाँ पर एक गोल्ड हो गया, गोल्ड भी हमारा एक एसेट्स होता है, या फिर इनकम सोर्स बोल सकते हैं, गोल्ड सिल्वर।
ऐसे ही तो आप लोग बताएं, आप लोग दिल से म्यूट करके बिल्कुल बता सकते हैं कि कौन कौन से हमारे इनकम सोर्सेज होते हैं। सोचो फटाफट से, बताओ। लाइक प्रॉपर्टी, ओके, और? इंश्योरेंस हम्म। पॉलिसीज। ओके, एंड ये बात, ओके, राघवेंद्र बता रहे हैं यहाँ पर लैंड यानी जमीन, खेत, खेती एक है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जिनके घर में, अगर जिनके पास में अगर खेती के लिए या फिर लैंड अगर अच्छा बहुत बड़ा है तो वो भी लगभग 1 करोड़ की वर्थ का एसेट है। और कोई बताना चाहेगा? रुपेश, धीरज, गौरव, रानी एंड निखिल, चंद्रशेखर, एनीवन, कोई बताना चाहेगा? यश भी आप बताना चाहेंगे? ओके, गौरव बताना बिजनेस। पार्टनरशिप विथ एनी बिजनेस और प्रॉपर्टी, या फिर कुछ भी ले सकते हैं ना हम, पार्टनरशिप पर भी काम कर सकते हैं, उससे भी हम्म। हमको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। या, राइट, राइट, राइट। ओके, 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 सो हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे अगर चाहे तो स्टॉप भी कर सकते हैं, बट ठीक है। यश जी, आपका जब आपका आंसर है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल माइक अनम्यूट करके। सो ओके। ओके, सो अब प्रश्न ये आता है कि हम पहले तो फाइनेंस, अब ये लास्ट स्टेप जारी है हमारे यहाँ पर, जहाँ मैं आप लोगों को एक फाइनल स्टेप बताने वाला हूँ, जहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग फाइनेंशियल्स को मेंटेन करते हुए इन्वेस्टिंग कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। और उसके बाद में फिर आपको बताऊँ कंपाउंडिंग की पावर, और फिर हम लोग स्टॉक मार्केट को लेकर एनालाइज करने वाले हैं और देखेंगे लाइव स्ट्रीम के ऊपर। ठीक है। सो पहली चीज़ तो खैर ये, अगर आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होगे तो मुझे जल्दी से बताएं कि मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, अभी क्या बोला पहला पॉइंट। ओके, चलो ठीक है, अगर आप लोग ठीक है तो मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पे ये कि फाइनेंशियल्स को मेंटेन करना, तो आप लोग यहाँ पे रेशियो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। रेशियो यहाँ पर हमारा 60/30/40 ऐसा रेशियो भी हो सकता है, फिर हमारा 60/30/20 या फिर 80, या फिर इस प्रकार से कुछ रेशियोज हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। टोटल ऑफ 100 रेशियो, मतलब ऐसा कि जैसे कि अगर मैं सपोज करते हैं मैं अगर 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, पर मंथ, तो 10,000 रुपये में से अगर मेरे एक्सपेंसेस आ रहे हैं लगभग पर मंथ के 3,000, यानी कि लगभग 3,000 में मेरा खाना पीना रहना, दूसरी अदर पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो हो गए 3,000 के अंदर, मेरे पास बचे कितने, 7,000 रुपीज़। राइट और रॉन्ग? अगर 10,000 में से 3,000 गए, कितने बचेंगे? राइट राइट, राइट। राइट। हाँ, 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 राइट। 7,000। गुड, गुड, गुड। ओके, सो बचेंगे मेरे पास 7,000 रुपीज़। अब हो सकता है कि इसमें से मैं थोड़ा सा इमरजेंसी फंड बचा सकूँ, हो सकता है एकदम से किसी की तबीयत खराब हो जाए, या फिर हो सकता है एकदम से मेरी तबीयत खराब हो जाए, तो इमरजेंसी फंड भी तो बचाना ही पड़ेगा ना। हम लोग ऐसा तो ना कर सकते कि सबका सब पूरा स्टॉक मार्केट में पूरा निवेश कर दें, नहीं। हम लोग इसमें से एक काम कर सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसमें से मैं 2,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से इमरजेंसी फंड बचा रहा हूँ। वैसे इतना कभी छोटा होता नहीं है, बट एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 2,000 रुपीज़। तो अब मेरे पास 7,000 में 2,000 रुपीज़ गए, कितने बचे? 5,000। गुड। ओके, सो 5,000 रुपीज़ मेरे पास बचे। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ कर सकता हूँ कि या तो मैं पूरे 5,000 रुपीज़ को मैं पूरा का पूरा निवेश कर दूँ, या तो मैं ये चीज़ हो सकती है कि इसको मैं और स्प्लिट करके मैं या तो इन्वेस्टिंग करता हूँ, थोड़ा सा मैं पर्सनल कैश भी मेरे पास में रखता हूँ। ठीक है। बट यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखने वाली बात ये है कि कैश इज़ अ बैड स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट दैट डाउन। कैश एक बहुत बैड स्टोर है। आपको मैंने कच्चा मैंगो का जो एग्जांपल दिया था ना, ये वही सबसे बड़ा एग्जांपल है। कैश की वैल्यू घटती है अगर हम लोग बैंक अकाउंट में रखते हैं, या फिर हम लोग अगर घर पे कैश रख रहे हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर पूरा कैश रख रहे हैं तो कोई मतलब बनता नहीं, उसकी वैल्यू घट ही रही कुल मिला के। जहाँ 50,000 के अंदर आज के टाइम पे जो चीज़ें ले सकते हैं, वो आने वाले 10 साल के बाद में आप 50,000 में उतनी सारी चीज़ें नहीं ले सकते हैं। एक्सपेंसेस बढ़ने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ने वाला है इंडिया का भी खास तौर पे। तो मेंटेन यहाँ पे मैं करूँगा कि 5,000 में से यहाँ पर मैं लगभग मैं ये करूँगा कि इसको 50-50 डिवाइड कर दूंगा, और 50-50 डिवाइड करने के बाद में इसको 2,500 रुपीज़ में स्टॉक मार्केट या अलग अलग बॉन्ड्स में निवेश कर दूंगा, और 2,500 रुपीज़ में अपने पास में कैश रखूंगा कि अगर कहीं मुझे बाहर बाहर जाना है तो जेब में कैश होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं इसको अगर लगातार मेंटेन करता हूँ इस रेशियो को मेरे, तो मेरे पास में काफ़ी हद तक के इन्वेस्टिंग भी हो रही है मेरे पास में, इमरजेंसी फंड भी बच रहा है, और तो और कैश तो आ ही रहा है मेरे पास में, और जेब के और साथ में मेरी कंपाउंडिंग भी काम कर रही है। स्टॉक मार्केट में भी हो रहा है, मैं बॉन्ड्स में भी निवेश कर रहा हूँ, सो ये सीन होते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से अपना एक्सपेंसेस देखो, अपने यहाँ पर कितने आप कमा रहे हैं और कहाँ कहाँ से आप इनकम के सोर्सेज आ रहे हैं, आप उन सबको डाइवर्सिफाई करो यहाँ पर कि मैं ये रेशियो मेंटेन करके चलूँगा, मुझे 40% में इतना निवेश करूँगा, इतना 30% तक यहाँ चीज़ करूँगा, 20% मेरा इमरजेंसी फंड रखूँगा मैं पर मंथ, ऐसा ऐसा। तो आप लोग ये रेशियो मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है। सो ये चीज़ होती है। सो यश जी पूछ रहे हैं कि मीन्स वी शुड नॉट ट्रीट कैश एज एसेट। ऑलमोस्ट नहीं बोल सकता है। एसेट उसको बोलते हैं यहाँ पर कि
जो हमको रिटर्न दे रहा है। लेकिन यार लेकिन आप लोग ये तो बताओ कि कैश की तो वैल्यू घट रही है ना। जहाँ हम लोग 1 रुपए में मुट्ठी भर के कच्चा मैंगो चॉकलेट ले पाते थे, और आज वो अगर हम आज के टाइम में बात करें 2021 में, 1 रुपए में हमको एक कच्चा मैंगो चॉकलेट 1 रुपए में एक ही चॉकलेट मिलेगी, मुट्ठी भर के चॉकलेट नहीं मिलने वाली है। कैश की वैल्यू घट रही है। ऑफलाइन मोड में अगर देखें, हम फिजिकल मोड के ना देखें, तो हाँ, हम मैं तो उसको पर्सनली कैश को किसी भी एसेट के रूप में मैं कंसिडर नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर जो नॉर्मल कैजुअल मिडिल क्लास जो लोग हैं वो नॉर्मली इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि मेरे पास कैश है, हाँ मतलब कमा रहा हूँ, मेरे पास एसेट है, ये चीज़ नहीं करनी है। सो ये सीन होता है। अब अगर किसी को कोई डाउट हो या ना हो तो जल्दी बता सकते हैं। अब हम लोग मैं भी स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ बताने वाला हूँ। रुपेश, रानी, अमन। इन्वेस्टमेंट के रूप में डॉलर कैसा एक एस्पेक्ट है? अगर मान लो आप इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर रही है, अगर हम्म, आप इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करवा के अगर उसको रखो, तो उसका कैसा क्या सीन है? वो उसकी वैल्यू बढ़ती है, जैसे हम देख रहे हैं डॉलर स्ट्रांग ही हो रहा है दिन हम्म, ब दिन, तो वो हम्म। स्टॉक ओके, मार्केट से बेटर है या फिर क्रिप्टो से बेटर है या डाउन है? ओके। और तो ये क्वेश्चन हाँ, बहुत हाँ अच्छा है। क्या, क्या राघवेंद्र? ये भी क्वेश्चन है कि जो इन्होंने बोला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, ओके, ओके। तो हाँ, तो देखो पहली बात तो क्या ये कि हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। बट ये फैक्टर ये भी है कि इसमें ज़्यादा डिविडेंड्स नहीं मिलते हैं, ये चीज़ भी है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा छोटा सा, बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा, ठीक है? चलो एग्जांपल भी नहीं देते, मैं आपको एक छोटा सा पहले एक चीज़ बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के रूप में। डॉलर में भी दे सकते हैं, जिसको हम लोग पता है, हम लोग इसे फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं, FOREX ट्रेडिंग। तो हम लोग है ना डॉलर्स अलग अलग करेंसीज में भी निवेश करते हैं, क्योंकि प्राइस अप एंड डाउन होती है। तो हाँ बिल्कुल, हम लोग अमन जी बिल्कुल हम लोग इसका एडवांटेज ले सकते हैं। डॉलर्स में निवेश करके हम लोग डॉलर खुद ही कंसिडर करके चले तो जैसे कि यहाँ पर अपने इंडिया के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना, 2 स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया के अंदर। नेशनल NSE BSE 2 है टॉप के। बाकी इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस भी है, एक कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी हमारे इंडिया में, लेकिन कोई जानता नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये 2 ही चलते हैं देश के अंदर, NSE और BSE। तो वैसे ही अमेरिका के अंदर ना चलता है नस्दाक, NASDAQ, नस्दाक चलता है, ठीक है? तो नस्दाक मतलब हम लोग जैसे इंडियन लोग हैं ना, हम लोग अमेरिकन स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं। जहाँ बात कर रहे हैं ना कि हम लोग के डॉलर्स की ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है बिल्कुल भी। $1 की प्राइस भी कितनी चल रही है, किसी को कोई बता सकता है क्या? वही 72-75 के अराउंड होनी चाहिए ज्यादा। 70 अराउंड है। ओके, गुड। थैंक यू अमन जी, एंड थैंक यू अक्षय जी। तो देखो, अगर नस्दाक यानी कि जो US की जो स्टॉक एक्सचेंज है, नस्दाक की बात कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ पर सबसे टॉप की अगर कंपनी की बात करें तो वहाँ पर टॉप की कंपनी में टेक कंपनी सबसे ज़्यादा आती है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गूगल भी नहीं सॉरी, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्योंकि पेरेंट कंपनी गूगल की, यानी कि मतलब अल्फ़ाबेट जो कंपनी उसके अंडर में यूट्यूब आता है, गूगल आता है, और उनकी दूसरी बड़ी बड़ी सब्सिडरीज यानी सर्विसेज आती हैं जो कि $1 बिलियन कंपनीज, $1 ट्रिलियन कंपनीज है, ठीक है? सो यानी कि ये जो अल्फ़ाबेट कंपनी हम अगर एक कंसिडर करके चलते हैं अल्फ़ाबेट को, तो उसका स्टॉक लगातार हमेशा आ ही जाएगा, हमेशा ही जाएगा, कभी डाउनफॉल नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे सफल कंपनी इसके अंदर में आती है ये, ठीक है? तो देखो यार, पहली बात तो स्टॉक मार्केट में आप लोगों को अगर देखा होगा, तो ये 100 रुपये कोई स्टॉक है इंडिया के अंदर, तो वो कैसे 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 फ्लक्चुएट होगा, वो कितने में आएगा? 100, 101, 101.95 पैसे, 99 पैसे, 99, 98 रुपये हो गया, 95, 105 रुपये हो गया। यानी कुल मिलाकर के देखें तो धीरे धीरे करके डिफरेंस आ रहा है हमारे यहाँ पर 1-2 रुपये का या 5 रुपये तक का मैक्सिमम, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पर जब डिविडेंड्स की बात कर रहा था मैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप इंडिया में बैठे बैठे आप लोग अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वहाँ पे बड़ी जो कंपनीज है वहाँ पर आप लोग निवेश करते हैं। और क्योंकि देखो वहाँ पर डॉलर्स के ना फ्लक्चुएशन हो रही है, यहाँ पर 1-2 डॉलर, $5, $10, $15 ऊपर नीचे जाते रहेगा वो, क्योंकि अगर हम लोग अच्छी कंपनी कंसिडर कर रहे हैं हमारा एनालिसिस करके, स्टॉक एनालिसिस करके कि कौन सी कंपनी का अच्छा स्टॉक लेना है, तो मैं इसलिए अल्फ़ाबेट एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग है डेफिनेटली। तो कंपनी लगातार जारी डॉलर से फ्लक्चुएट कर रही है। अगर सपोज करते हैं कंपनी ने 1 घंटे के अंदर भी अगर ये लगभग $15 से $20 का भी फ्लक्चुएशन करती है, मतलब जहाँ उसकी प्राइस लगभग सपोज करते हैं $9,000 है, और $9,000 से 1 या 2 घंटे के बाद में 20, 25 या 30 डॉलर हो जाती है प्राइस। तो लगभग मैंने अगर $9,000 निवेश करें तो मेरी करंट प्राइस लगभग $30 ज़्यादा रहेगी। और अगर मैं डॉलर को भी अगर कोई INR में अगर इस वक्त
अगर कोई कन्वर्ट करके बताना चाहे तो प्लीज़ बता सकता है कि $30 मतलब कितना इंडियन रुपी होता है? बता सकता है कोई अभी कन्वर्ट करके, या कोई जानता हो तो? एक $30 ना, हम्म। वही More 2250 than रुपये तकरीबन हो रहा है। 21,000. 30 आ, 75 रुपए के हिसाब से ना, तो 2200 के आसपास हो रहा है ना। ओके ओके ओके। हाँ, क्या कुछ बोल रहे थे? It will go around more than 21,000. 21,000। $30, 30 × 70, 21 और 2 जीरो, 2250। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एन टू डॉलर कर लेता हूँ यहाँ पर, सिंपली एन टू डॉलर। मैं करंटली कैलकुलेशन मोस्टली बहुत करता हूँ तो मुझे पसंद आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ठीक है, चलो सपोज करते हैं मैंने बिल्कुल सही बोला। मतलब मैंने अभी जस्ट गूगलिंग करी। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग अमन जी की बात को कंसिडर करके चलेंगे कि इसके प्राइस लगभग कुछ कितने, आपने कितने बोले? लगभग 2200 या कुछ 2500 कुछ हाँ बोली मतलब थी ना? 2000 के पास मान लो आप, तो है ना? 2200 मान। हाँ, हाँ, 2000 मान लो, चलो एक सेफ राइट। फिगर। सो हाँ दैट सो दैट इज द डिविडेंड। डिविडेंड यही तो है, प्रॉफिट यही तो है हमारा। डॉलर से फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पर। तो ये लगभग फ्लक्चुएशन कितना ज़्यादा हाई गया यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर? 2000 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 1-2 घंटे के अंदर लगभग कितने 2000-3000 का फ्लक्चुएशन लगातार हो रहा है यहाँ पर। और वहीं इंडियन स्टॉक मार्केट में देखें तो कितना आ रहा है? ₹5, ₹10, ₹15, ₹20। लेकिन राइट और रॉन्ग? इनका जो आपका स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट उधर भी बनाना पड़ेगा, तो वहाँ आपका डीमैट अकाउंट लीगल होगा कि नहीं होगा? एज फॉरेन, मतलब आप इंडियन सिटीजन, आप वहाँ ले भी सकते हो कि नहीं ले सकते हो सेट? द सवाल तो ये है। हाँ, ओके, द आंसर इज यस। हम लोग ले सकते हैं। मैंने खुद ने अल्फ़ाबेट कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मतलब एक ऐप है IND मनी करके, मतलब मैं वो पर्सनली वो यूज़ करता हूँ प्लेटफॉर्म, यूएस के स्टॉक्स में निवेश करने के लिए। ठीक है, तो अच्छा, और इस वजह से हम लोग कर उधर सकते की हैं जो एज ए इंडियन ट्रेडिंग के सिटीजन भी। फ्लक्चुएशंस होते हैं वो तो इंडियन मार्केट के हिसाब से होते हैं या उधर के मार्केट के हिसाब से होते हैं? क्योंकि बेसिकली आप क्रिप्टो करेंसी लोगे तो वहां भी उसी टाइप का चलता है, आप इंडियन वे में भी ले सकते हो और बाहर के वे में भी ले सकते हो। तो हम्म उस पर भी डिपेंड करता है, जैसे अल्फाबेट के आप शेयर बता रहे हो और आप कह रहे हो कि 2000 का फ्लक्चुएशंस कभी कभी हो सकता है, तो हम्म ऐसा कभी ऐसा आपको सीन देखने को मिला कभी रियल लाइफ में 2000 का हम्म। हुआ हो कभी? हाँ हाँ, यह डेफिनेटली हुआ है। मतलब वही तो चीज़, मैं लगभग इस फील्ड से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो या मैंने प्रॉफिट अर्न करे हुए हैं यहाँ पर। तो सही। हाँ, ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि हम लोग इंडियन सिटीज़न भी यूज़ कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन था ना मंजी कि फ्लक्चुएशन जो हो रही है, जैसे कि बाहर की फॉरेन करेंसी में जो चीज़ हो रही है वो हमारे यहाँ पे हमारे स्टॉक्स में क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पर? इसका हम्म। सिंपल आंसर मैं आपको ये देता हूँ। आप लोगों को रिलायंस इंडस्ट्रीज पता होगी, मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक कंपनी है जो कि अफ्रीका के एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर तेल की खदान है उनकी, मतलब वो ऑयल वहाँ से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है, माइन से उनके वहाँ पर। अब हो सकता है एक दिन, मतलब एकदम से हो ये सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो उनकी जो कंपनी में जो बिजनेस था अफ्रीका में उनका, वहाँ पे आग लग जाती है और जितना सामान था खाक हो जाता है। और तो और बिल्कुल रिलायंस इंडस्ट्रीज को वहाँ से लॉस मिलता है। तो अब क्योंकि ये न्यूज़ पहले तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गई है, ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने देखा है कि हाँ यार, ये कंपनी को लॉस हुआ है। और अगर हमको फाइनेंशियल में हम लोग स्ट्रांग हैं तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग इजीली पता लगा सकते हैं कि कंपनी का यहाँ पे लॉस हो, डेफिनेटली मार्केट में यहाँ पर ये चीज़ फैलेगी। और मार्केट में ये भी चीज़ हो सकती है कि मार्केट में जो निवेशक है अपना पैसा खींच लेंगे यहाँ से, क्योंकि कंपनी को लॉस होगा। कंपनी का जो लॉस होगा तो कंपनी रिटर्न थोड़ा देने वाली है यहाँ पर कि ये लो आपने ₹100 दिए तो आपको हम ₹5 दे देते हैं एज ए डिविडेंड। नहीं, लॉस हो तो लॉस में कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला, बट अगर प्रॉफिट है तो कंपनी प्रॉफिट भी शेयर करती है। तो इसीलिए लोग वहाँ से भी निकाल लेंगे पैसा कि यार अभी रिलायंस का शेयर नीचे जाएगा, जल्दी निकालो पैसा, जल्दी निकालो, और रिलायंस का शेयर भी नीचे गिरेगा। जो कंपनीज के बड़े बड़े ग्लोबल मार्केट लीडर्स हैं, जो कंपनीज के बड़े बड़े बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर हैं, तो वो ग्लोबली चेंजेस होते हैं, ग्लोबली फ्लक्चुएशंस होते हैं वहाँ पर। सो इसी वजह से हमारे फॉरेन करेंसी जो भी होता है, फॉरेन में भी जो भी होता है, वो इंडियन मार्केट में भी फ्लक्चुएट होता है। सो ये रीज़न है। ओके ओके ओके। अमन जी, आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, या फिर वापस रिपीट करूँ मैं कुछ? समझ में आ गया। ओके ओके ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब ये तो सीन हो गया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा साक्षी पटेल से, जो कि क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस योरसेल्फ कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ। सो इस वक्त दरअसल ये सीन है कि एक मिनट।
ओके, सो दरअसल सीन यहाँ पे ये है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ एक्सप्रेस सोशल कंपनी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो साक्षी पटेल जो मेरे बिहाफ है, मतलब जो मुझे जो कि एक्सप्रेस सोशल कम्युनिटी के बिहाफ की वजह से, मतलब हाँ यहाँ पर है हमारे साथ मीटिंग में। सो मैं उनसे यहाँ पर थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहें मिडिल के अंदर। जहाँ पर कुछ लगता है, जहाँ कुछ समथिंग रॉन्ग जा रहा है, तो आप लोग मुझे यहाँ पर गाइड करें ज़रूर। और बिल्कुल इन टच में रहेंगे। Sure, Rahul, definitely. ओके। You can go ahead. ओके, थैंक यू वेरी मच। सो मैं आप लोगों के सामने पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पर दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है। ओके, बाकी सब बताएं क्विकली, फास्ट गाइस, फास्ट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपको बहुत एक ऐसी चीज़ बताने वाला जो कि बहुत एक्साइटमेंट से भरी यूनिक चीज़ है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर बताने वाला हूँ। अगर कोई वॉरेन बफेट को फॉलो भी करता हो तो आप लोग ये चीज़ सुनी भी होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। ठीक है। सो ये किस प्रकार से है मैं आपको बताता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर खोलता हूँ आपको यहाँ पर, और पूरा तरीके से अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ये सभी चीज़ आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली करनी भी है, जिससे आप लोग ये सेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि आप सिर्फ थ्योरेटिकल लेके चले जाए और आप कुछ इंप्लीमेंट करा नहीं आपने। तो बिल्कुल इम्प्लीमेंट भी आप कर सकते हैं, बट सोच समझ के साथ में, खुद की स्ट्रैटेजी के साथ में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा यहाँ पर कंपाउंड कंपाउंड COUND कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। मैं मोस्टली यहाँ पे HDFC कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं उसी का खोलूंगा यहाँ पर। मुझे मतलब पसंद आता है बहुत, तो आपको यहाँ पे अच्छे समझ में भी आएगा। HDFC बैंक। यहाँ पर एक कैलकुलेटर खुलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर। उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। मैं इसको लगा तो पिन भी कर देता हूँ। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर हमारे सामने खुल चुका है। मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है? हमने इसे स्कूल में पढ़ा हुआ है इसे। कोई बता सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? एनीवन? मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी स्क्रीन शेयर करके रखी हुई है, और मैं दरअसल पार्टिसिपेंट्स को फिलहाल देख नहीं सकता हूँ। आप क्या मेरे बिहाफ में पार्टिसिपेंट्स से प्रोवोक करवा सकते हैं कि वो बताएं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अगर कोई बता रहा है तो प्लीज़ टच करें जिस चीज़ से। दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं आपके, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जिसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वही है जो हमें बैंक्स ज्यादातर ऑफर करते हैं कि जो आपको पिछले साल ब्याज मिला उस पर और ब्याज देंगे। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपको ब्याज मिला वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है। उसका एग्जाम्पल देते हैं, 100 रुपए पे अगर आपको 10% ब्याज मिल रहा है 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में, तो 30 रुपए होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में वो तकरीबन ये होगा आपका 43 के समथिंग होगा। तो क्योंकि उसमें पिछले वाले अमाउंट पे आपको ब्याज मिल रहा है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ओके, थैंक यू अमन जी। ग्रेट एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी थोड़ा डाउट क्लियर है, तो मैं एक बार एक सिंपल सा एक और शॉर्ट बताता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट को आप सिंपल सादा सादा इस ये भी ले सकते हैं, विदाउट एनी थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, विदाउट एनी डेफिनेशन बता रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आप ये ले सकते हैं जहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे भी डबल इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। कोई डिजिट है, डिजिट पे डिजिट मिल रहा है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एक, एक, दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 का 32, 32 का 64। ये जो लगातार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होते जा रहा है, ये चीज़ डबल पे डबल मल्टीप्लिकेशन होती जा रही है। मोटा मोटा अगर बोलो तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देखो यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन जो खुल के रखी हुई है ना, देखो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप में से कोई, अगर मैं किसी इंसान को रैंडमली पिक करना चाहूँगा यहाँ पर। ठीक है। सो मैं साक्षी जी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऑन माई बिहाफ किसी एक पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यस जी। ओके। हाँ, क्या आप रिपीट कर सकते हो, आपने क्या पूछा था? ओके, यश जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि आपको क्या आप मुझे ये बताओ कि आप पर मंथ, फॉर एग्जांपल मैं मेरे को रियल में पूछना चाह रहा, आप फॉर एग्जांपल आप पर मंथ कितने रुपए आपके पास सेव हो सकते हैं, या फिर आप कितने रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? पर मंथ में 500 से लेके 1000 तक अभी अफोर्ड कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। ओके, तो आप ये क्या इसे कंटिन्यूअसली कर सकते हैं पर मंथ, हर महीने? नहीं, कंटिन्यूअसली नहीं कर सकता, कभी कभी गैप भी लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप अगर 1000 को आप थोड़ा कम कर दो, कि आप 1000 की जगह अगर 500 रुपीज़ भी आप अगर सेव कर सको।
तो बाकी के जो 500 रुपीज़ जो बच रहे हैं वो आप जिस महीना अगर आप कभी अगर अगर आप नहीं दे पाए या स्पेंड नहीं कर पाए, अगर बच नहीं रहे, तो वो बचे हुए 500 रुपीज़ जो है वो आप उस मंथ में यूज़ कर लें। जी ऐसा हो जी। सकता है? हाँ। हाँ, हो सकता है, हो सकता ओके। तो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के पावर बताता हूँ, ठीक है? सो ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हमको हमारे 20s के अंदर जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग को चालू करनी चाहिए। अब आपके सामने लाइव एग्जांपल है, ठीक है? सो यहाँ पर ये चीज़ होगी कि जो यश भैया है, यश बड़ोदिया, जो मतलब पार्टिसिपेंट जी जुड़े हुए हैं। सो यश जी, मैं आपसे आपको कंसिडर करता हूँ यहाँ पर कि आपने अभी तक के आज के दिन तक के कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करा है, ठीक है? है। और जी क्या? ओके ओके। हाँ। एंड अब आप इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हैं अपनी, लगभग आप 500 रुपीज़ से पर मंथ आप स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे लिख के रखा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्क्रीन पे टेक्स्ट भी दिख रहा होगा क्लियरली कि मैं कहाँ का क्या लिख रहा हूँ। दिख रहा है ना सभी को? जी राहुल, दिख रहा है। जी। ओके। सो यहाँ पे 500 रुपीज़ पर मंथ को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इसको एनुअली भी कर सकते हैं, बट मैं मंथली रख रहा हूँ। और यश जी जो है इसे लगातार आने वाले 20 सालों के लिए करते हैं, ठीक है? 20 सालों के लिए इसे निवेश करते रहते हैं, यानी हर मंथ 500 रुपीज़, 500 रुपीज़, 500 रुपीज़, ठीक है? वो मैं इसको 20 साल तक के ले लेता हूँ। चलिए इसे यहाँ पर इसको 20 लिख देता हूँ, 20 साल के लिए। और आप कितने सालों के लिए इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं इसे, तो मैं इसको भी 20 साल तक रहना चाहता हूँ कि यार ये मतलब वो चाहते हैं कि मैं 20 साल के बाद में इन्वेस्टिंग पूरी खत्म कर दूंगा, मुझे अब कोई इन्वेस्टिंग नहीं करनी, ये 20 साल मेरा फाइनल आखिरी जिंदगी का, मतलब मैं 20 साल के अंदर इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा ही नहीं, ये डंके की चोट पे रहेगा मेरा। तो मैं यहाँ पर 20 साल तक ही कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट। और स्टॉक मार्केट के अंदर अगर बात करें, मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो हमको एक नॉर्मल जो कैजुअल इंटरेस्ट मिलता है, मैं एक एवरेज भी लेके चल रहा हूँ, तो एवरेज में एक 12% लेना चाहूँगा, ठीक है? मतलब इतना 30% भी कभी नहीं मिलता है और ना ही कभी इतना एक दो परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है, बट मैं एक एवरेज यहाँ पर 12% का इंटरेस्ट लेना चाहूँगा। सो मैं यहाँ पर एक 12% इंटरेस्ट रेट लेता हूँ यहाँ पर। इंटरेस्ट मतलब हमको कितना इंटरेस्ट मिला प्रॉफिट के रिटर्न में अगर देखा जाए तो, ठीक है? तो तो अगर मैं अब इसको अगर प्लान करूँ इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो ये इस प्रकार से बताएगा कि यश जी ने लगभग 20 साल तक के टोटल 1,20,000 इन्वेस्ट करें और उनको रिटर्न में मिले 5 लाख रुपए विथ 12% पी ए, प्रॉफिट ऑन अर्निंग या बोल सकते हैं पी रेशियो बोल सकते हैं, या 12% इंटरेस्ट। तो उन्हें लगभग कितना रिटर्न मिला उनको? 1,20,000 रिटर्न इन्वेस्ट करने पर 5 लाख तक का रिटर्न मिला। अब अगर क्या होता, कंपाउंडिंग में ये चीज़ होती है कि हम जितने जल्दी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में साल ज़्यादा बच रहे हैं हमारे पास में। जैसे अगर मैं अगर सपोज करते हैं यहाँ पे कोई इंसान अगर 25 साल का है, और तो हो सकता है उसके पास में लगभग अभी बहुत सारी लाइफ पड़ी हुई है, वो आराम से लगभग 65 साल तो ज़्यादा है उसके पास में लाइफ में अभी फिलहाल, एट द एज ऑफ 25। सो अगर मतलब आप लोग 20s के अंदर भी है ना, सो अगर जैसे ही डिसाइड करते हैं कि नहीं यार मैं कंपाउंडिंग पावर को समझ चुका हूँ और मैं अब इसको लगातार 50 साल तक के लिए मैं इसको एक्सीड कर रहा हूँ, तो यस जी ने डिसाइड करा कि मैं इसको 50 साल तक के कंसिडर करता हूँ। बट मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा जादू रखना चाहूँगा, थोड़ा सा एक सिंपल सा, मैं इसको थोड़ा सा न्यू टैब के अंदर खोल के रखूँगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ये चीज़ करूँगा। ओके। तो मैं यहाँ पर फटाफट से इसको 0 लिख देता हूँ, 500 रुपीज़ लिख देता हूँ मंथली, और इस बार इसको मैं आने वाले लगभग 30 साल के लिए करना चाहूँगा, 30 साल के लिए, ठीक है? विद द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ हमारी 12%। मतलब देखो पहले वाले टैब के अंदर मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट, पहले वाले टैब में मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करने पे क्या होगा, और हम लोग वही सेम अमाउंट कर रहे हैं, पर मंथ कर रहे हैं, लेकिन 20 साल के लिए कर रहे हैं, सिर्फ सालों का फर्क है, ठीक है? और दूसरे वाले जो टैब है हमारा, इसमें मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं 30 साल के लिए, ठीक है? तो ठीक है, तो यश जी ने 30 साल तक की इन्वेस्टमेंट करी यहाँ पर। अब सपोज करते हैं यश जी सोच रहे हैं कि अब मैं, ठीक है, मैं 30 साल भी नहीं करूँगा, सिर्फ 50 साल की इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो यहाँ पर यश जी लगातार 50 साल तक के लिए सिर्फ 500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। सो मैं यहाँ पे 50 लिखूँगा, एंड मैं यहाँ पर 50 लिखूँगा, और इंटरेस्ट रेट हमारी होगी यहाँ पे 12% की, ठीक है? सो अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी एस को कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर? जल्दी कोई पढ़ के बता फटाफट से। राहुल, नंबर ऑफ इयर्स 50 लिखिए। नंबर ऑफ ईयर्स 50 नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो पहला टैब खुला, ये पहला टैब 20 साल के लिए है, दूसरा टैब यहाँ पर हमारा 30 ईयर्स के लिए है, और 40, और जो येलो जो टैब है हमारा यहाँ पर, सो इसको मैं 50 कर दे रहा हूँ, आप इसकी बात करते शायद, है जी। ना? ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर कोई जल्दी से पढ़ के बताए कि उनको कितना रिटर्न मिल रहा है 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर? कोई पढ़ पा रहा है? कोई पढ़ सकता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1,20,000।
तो ये क्या चीज़ लिखी हुई है? ये 1,20,000 क्या है, 5 लाख, ये क्या लिखा होगा? इन्वेस्टर्स मनी। हमारा इन्वेस्टमेंट मनी है और ये हमको रिटर्न मिलना है। ओके 3,80,000 का प्रॉफिट। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या लगता है यहाँ पर? अब देखते हैं यहाँ पर, ये चीज अब आपको पढ़ के बताना है यहाँ पर। अब 30 ईयर्स तक के करने पे क्या हो रहा है, कितने रिटर्न मिल रहे हैं यहाँ पर? 1.80 lakhs will grow to 17.65, यानी कि लगभग 15 लाख के आसपास। या डेफिनेटली राइट, गुड। सो और इसके बाद में अब मुझे यहाँ पर ये बताओ, ठीक है, ये मुझे बताओ ये क्या चीज़ है यहाँ पर, कितना है, कोई पढ़ के बता सकता है? 3 लाख। 3 lakh invested and earned about 1.993 crore। 97 करोड़, यानी लगभग लगभग 2 करोड़ आसपास बोल सकते हैं, बोल Yes। सकते हैं। तो ये सब क्या है, मतलब क्या यहाँ पे कोई फ्रॉड वॉड चल रहा है क्या? मतलब क्या 21 दिन में पैसा डबल, ये सब चीज़ चल रही है क्या? नहीं, क्या है ये सब? आप लोग बोलोगे कि यार क्या है ये सब, मतलब ये क्या, मतलब क्या हमको बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या? मतलब इतने इतने करोड़ों में मिलेंगे सिर्फ 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर? कुछ भी, मतलब क्या हमको जोकर समझ के रखा है, आप लोग ये बोलने वाले हो? सो नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर है। मतलब जो बड़े बड़े जो दिग्गज बैठे हुए हैं वो ऐसे थोड़ा बोल रहे हैं यहाँ पे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड डेडिकेट कर दिया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट काम क्या करता है? आप लोगों ने देखो स्टॉक मार्केट में, देखो मैं आपको रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। रियलिटी यहाँ पर ये है कि आप जितना लंबा इन्वेस्टमेंट करते हैं उतने ज़्यादा आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको कंसिडर करके बोल रहा हूँ कि आप अपने 20s के अंदर इन्वेस्टमेंट चालू करें, ताकि जैसे कि अगर कोई यहाँ पे कोई अगर 20 साल का भी अगर होगा या 21 साल का भी अगर कोई होगा यहाँ पर, सो उसकी लाइफ अगर सपोज करते हम कंसिडर कर लगभग 70 या 80 साल आने वाले जनरेशन के लिए पूछूँ मैं, कि आने वाले 70 से 80 साल तक के जीने वाला है, तो क्या सीन हो सकता है यहाँ पर कि वो आराम से बहुत ज़्यादा हायर डिविडेंड्स कमा सकते हैं, हायर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर के थ्रू। तो ये सीन है यहाँ पे, ग्राफ भी इसी चीज़ से आता है कि सपोज करते हैं, देखो ये सीन होगा कि आप लोग मेरे पास में 100 रुपये लेके आए, मैंने आपको एक स्टॉक दे दिया, और होगा ये कि मैं लगभग 120 रुपये का आपका स्टॉक हो गया। तो मतलब मेरे पास आपके 120 रुपये पड़े हुए हैं और आप मेरे पास लेने आते हैं, कि मैं बोलता हूँ कि ये लो आपके 120 रुपये, मैं अक्षय को कंसिडर करता हूँ कि अक्षय ये लो आपके 120 रुपये, आपने मुझे 100 रुपये दिए थे, ये आपने आपको स्टॉक दे दिया था, आपका स्टॉक जो था आप 120 रुपये हो गए हैं, ये लो आपने 20 रुपये का प्रॉफिट ले लो चले जाओ। तो लेकिन अक्षय बोलते हैं कि नहीं, मैं आप मेरी 120 रुपये भी रख लो, और 120 रुपये को आप और यूज़ कर लो, मेरी तरफ से बिल्कुल खुले एकदम खुला खुला छूट है। तो क्या होता है कि मैं यूज़ कर लेता हूँ 120 रुपये को। तो अब क्योंकि है ना, मैं अक्षय को जितना प्रॉफिट हुआ है ना, उसने जितना इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उसके हिसाब से अब उसको रिटर्न दूंगा मैं। जहाँ उसको मैं रिटर्न दे रहा था 100 रुपये उसको 20 रुपये का रिटर्न दे रहा था मैं, अब क्योंकि उसने मुझे 120 रुपये दे के रखे हुए हैं, तो अब मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि अक्षय ने मुझे 125 रुपये 120 रुपये दे के रखे हुए हैं, और अब उसका स्टॉक प्राइस जितना बढ़ेगा, 1-2 रुपये अगर बढ़ता है तो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एंड डिविडेंड्स, अब मैं अक्षय को सीधे सीधे 45 रुपये या 50 रुपये से ज़्यादा ही दूंगा दरअसल, यानी 150 रुपये या फिर 160 कुछ दे सकता हूँ मैं। सो ये चीज़ है कि हमको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग पावर दरअसल ये रहती है, और इस प्रकार से यहाँ पर कंपाउंडिंग आपको समझनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा, या फिर शायद मैं पका तो नहीं रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ मैं। अगर कोई पक रहा है तो बता दो मुझे, बिल्कुल। No, it is interesting। ओके, एंड बाकी अदर पार्टिसिपेंट्स? बिल्कुल बोर नहीं हो रहा है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है एक्चुअली। हाँ राहुल, ओके, थैंक यू थैंक यू। एंड बाकी सब प्लीज़, बाकी पार्टिसिपेंट कहीं सो तो नहीं गए साइड के अंदर, कैमरा साइड मतलब फ़ोन साइड में रख के इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं नहीं, गोइंग गुड राहुल, कीप कंटिन्यूइंग। ये हुई ना बात दोस्तों, ये तो चीज़ है। सो वही चीज़ें मैं उन्हीं लोगों के साथ नॉलेज शेयर करता हूँ यहाँ पर, और जो लोग अभी तक 1 घंटे तक के टिके हुए हैं ना, सो ये वही लोग हैं जो ज़िंदगी में सही में कुछ करना चाहते हैं। सो और मैं सच बात तो फैक्ट ये है यहाँ पर कि मैं कभी भी किसी भी इंसान को, एरोगेंट इंसान को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। मैं उस इंसान को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, हेल्प करता हूँ, जिससे मुझे एक सही में कैलिबर लगता है। बंदे में अगर कैलिबर है तो सही में पूरी दुनिया उसके सपोर्ट में लग जाती है, पूरी दुनिया आपको हेल्प करेगी। मैं आपको ट्रूली अप्रिशिएट करता हूँ जो आप अभी तक के सीख रहे हो और यहाँ तक के, मतलब कोई बोर नहीं हुआ यहाँ पर। सो अ बिग थम्स अप टू यू, एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। सो कंपाउंडिंग पावर ये है, आप उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे।
सो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल क्या करो, HDFC के कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर निकालो, सर्च करो, अपने जितने पैसा आपके पास आ रहा है एसेट्स लाइबिलिटीज टोटल निकालो, रेशियो मेंटेन कर लो अपना, ठीक है। रेशियो मेंटेन करने के बाद आप देख लो अपना कि आप कंटिन्यूसली कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, अपनी आने वाली लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करो। देखो जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो आने वाले लगभग 2-3 दिन की प्लानिंग करते हैं, महीनों की प्लानिंग करते हैं, बट जो लॉन्ग टर्म जो बड़े बिग माइंडसेट के लोग होते हैं, जो रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं, वो सालों की जनरेशंस की प्लानिंग करते हैं, जनरेशंस की प्लानिंग करते हैं कि अपकमिंग जनरेशन को क्या देना है। गॉट इट। सबसे बड़ा एग्जांपल तो इलॉन मस्क की है। सो वो सीन है यहाँ पर। ओके। सो इसीलिए आप लोग यहाँ प्लानिंग करें। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल कंपाउंडिंग। अब मैं आपके सामने यहाँ पर एक, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टडी कैसे करना है, ठीक है। सो मैं आप लोगों के सामने मेरे पास लगभग डीमेट अकाउंट्स बने हुए हैं, सो मैं यहाँ पर एक दूसरा डीमेट अकाउंट खोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेरा प्लान ये था कि मैं आपको आपके सामने एक लाइव स्टॉक परचेस करके बताऊँ, लेकिन दरअसल चीज़ ये है कि यहाँ संडे है और मार्केट क्लोज है। सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है, इस वजह से मैं आपको बताता, परचेस करके तो नहीं बता सकता, बट आपको स्टडी करके जरूर बता सकता हूँ। सो आप लोगों से कोई बता सकता है कि मैं कौन सी कंपनी का स्टॉक परचेस कर सकता हूँ? हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, कि ये कंपनी का स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कोई नाम बता दो। SBI। ठीक है, तो दोस्तों सभी हम लोग SBI के साथ जाना चाहें? क्या बताओ दोस्तों, चलें SBI के साथ में? बाकी सब बताएं। Yes. ओके। यस। ओके, साक्षी जी, अमन जी, रुपेश जी, बाकी सब? हाँ जी राइट। बिल्कुल जा ओके। सकते हैं। ओके, तो ठीक है, तो देखो एक वेबसाइट है मैं बहुत यूज़ करता हूँ, उसके वेबसाइट का नाम है यहाँ पर टिकट है। मैं एक काम करता हूँ, चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे लिंक पर URL डाल देता हूँ यहाँ पर, ticketab.in, ठीक है। सो टिकटएप एक ये वेबसाइट है जो हमको बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करने में मदद करेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में एक बार डाल दे रहा हूँ URL, ठीक है। सो टिकटएप वेबसाइट में हम लोग गए यहाँ पर, ठीक है, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम लोग SBI डाल रहे हैं, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शायद हर्षद मेहता ने इसी का स्कैम करा था ना, आई गेस, जब उन्हें सिक्योरिटीज भेज दी थी कुछ 24,000 करोड़ की। या हाँ, ठीक है, तो SBI ले रहे हैं हम लोग, SBI का शेयर प्राइस। तो SBI में यहाँ पर उनकी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, मैं कौन सा स्टॉक ले सकता हूँ, ETF है, और देखते हैं यहाँ पर SBI का स्टॉक, और देखते हैं टॉप रिजल्ट्स यहाँ पे हमको और मिल रहे हैं। SBI निफ्टी 50 लेना है कि क्या लेना है? एक काम करते हैं, ये SBI का हम लोग ETF IT जो स्टॉक है ये ले लेते हैं। इसकी शेयर प्राइस अभी 448.87 रुपीज़ चल रही है, ठीक है। तो अब मैं स्टडी कैसे करूँगा यार? मैं देखूंगा, अरे हाँ यार ये SBI तो यार ये गवर्नमेंट की स्टॉक है तो बढ़िया ऊपर जाएगा। नहीं यार, चलो इसके मैं ग्राफ देखता हूँ। नहीं यार, एक ग्राफ मतलब नॉर्मल लोग क्या सोचेंगे, नॉर्मल लोग बन के बात कर रहा हूँ, ठीक है। वाह यार, ये तो बढ़िया सा लगभग कितने 5 साल में इतना बढ़िया रिटर्न दे रहा है, ये तो स्टॉक हमसे ऊपर ही जा रहा है। चलो चलो इसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मैक्स में भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ, सही रहेगा। यहाँ पर 61% तक रिटर्न दे रही है। लेकिन नहीं, इस प्रकार से नहीं करना है, ये एक पुअर मेंटेलिटी है, ठीक है। सो सिंपली कुछ नहीं करूँगा मैं, बिंदास सिंपली यहाँ पर मैं सिंपली जो हमारी शेयर प्राइस है, मैं सिंपली थोड़ा नीचे जाऊँगा, नीचे नहीं, कहाँ गया, मुझे आई गेस मिल नहीं रहा है यहाँ पर, पीयर्स न्यूज़, आई गेस इन्होंने शायद देख के रखा है कि नहीं रखा है। एक मिनट, वापस से स्टॉक को री अपलोड करता हूँ, ठीक है। सो ये खुल गया हमारा, मैं इसको हटाता हूँ। इवेंट्स, इवेंट्स हमारे ये रहा, डिविडेंड्स यहाँ पे ये रहे। एक काम करते हैं यार, क्या जहाँ तक मुझे क्लियर हो रहा है ना, इन लोगों ने ज़्यादा कुछ शायद डेटा दे के रखा नहीं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस कंपनी के स्टॉक ने, कि ये कंपनी का स्टॉक किस प्रकार से, मतलब इनकी प्रॉफिट्स कितने फाइनेंशियल ईयर्स में, कुछ ज़्यादा डेटा दिया हुआ नहीं है। तो एज अ इन्वेस्टर मैं तो इस स्टॉक को कंसिडर नहीं कर सकता हूँ खरीदने के लिए भी। तो क्या कोई दूसरा स्टॉक बताना चाहेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल है नहीं, जिनका डेटा अवेलेबल नहीं तो हम अंधाधुन यहाँ पर। जोमेटो। हाँ डेफिनेटली, मैं यहाँ पर कोई भी जुआ नहीं खेलना चाहता, इसीलिए। तो ठीक है, जोमेटो पे जाना चाहूँगा, जोमेटो का स्टॉक लेते हैं यहाँ पर, जोमेटो, ठीक है, ठीक है। सो जोमेटो का स्टॉक इन्फोवेस यहाँ पे क्यों भूल गया, जोमेटो, जोमेटो लिमिटेड, ओके। सो दोस्तों ये आपके सामने पे खुल चुका जोमेटो का स्टॉक, जो कि 124.70 रुपये के हिसाब से चल रहा है। ओके, सो मैं कुछ नहीं करूँगा, सीधा मैं नीचे आगे जाऊँगा, टैब्स के अंदर फाइनेंशियल्स के अंदर जाऊँगा। फाइनेंशियल शेयर्स के अंदर जाके देखूँगा कि ये लोग कमा किस रहे हैं यहाँ पर, मतलब कितने क्या प्रॉफिट अर्निंग इनकी। तो जो FY लिखा हुआ है, FY स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में इन्होंने लगभग टोटल रेवेन्यू देखो नीचे लिखा हुआ करोड़ के अंदर,
तो इन्होंने 2018 में 488 करोड़ रुपए 87 करोड़ रुपए कुछ कमाए टोटल। फिर इसका एकदम से डबल से भी ज़्यादा, ट्रिपल टाइम से भी ज़्यादा इनका प्रॉफिट हो गया 2630। और ये लगातार जो है बढ़ते जा रहा है, लेकिन अब ये 2020 के बाद से 2021 के अंदर थोड़ा सा घटा है प्रॉफिट इनका। लगभग कितने, लगभग 600-700 करोड़ के आसपास का कुछ फर्क है यहाँ पर। ठीक है, तो इन्होंने टोटल इतनी रेवेन्यू जनरेट करी हुई है। ओके, देखो ये पीबीटी मतलब क्या होता है। पीबीटी मतलब होता है यहाँ पर कि जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, मैं आपको पीबीटी का फॉर्म बता देता हूँ। एक काम करने से पहले बताता हूँ, नेट इनकम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेट इनकम यहाँ पे ये है कि इन्होंने निगेटिव में चल रहा है यहाँ पर, यानी 103 करोड़ निगेटिव में, यानी कि इनको 103 करोड़ रुपए लॉस गया है, बिल्कुल देना है किसी को। ये लगातार बढ़ते जा रहा है। इनका फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर भी इनका नेट इनकम जो है घटा है लगभग, जहां इनका नेट इनकम लगभग 984 करोड़ रुपीस था निगेटिव के अंदर, वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब 2367 करोड़ निगेटिव में गया है। और ये, लेकिन इन्होंने अब कोशिश ये करी कि 2021 के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने इसको कम करने की कोशिश करी। और गुड न्यूज़ ये है यहाँ पर कि इन्होंने इसको लगभग कम कर दिया है। यहाँ पे लगभग 812 करोड़ रुपए कुछ कर दिया इन्होंने निगेटिव के अंदर, यानी कम करते जा रहे हैं इनको। तो एक थोड़ा प्लस पॉइंट बोल सकता हूँ इसको मैं। और अब हम लोग काम कर सकते हैं। मैं इनकी इनकम के बाद में बैलेंस शीट पे जाऊँगा, देखते हैं बैलेंस शीट में क्या कम कर रहे हैं लोग। तो बैलेंस शीट में इनका देखा जाए तो लगभग 1000 करोड़ रुपए कुछ था, जो कि और बढ़ा 2019 के अंदर 3000 करोड़ तक के। और 2020 के अंदर लॉकडाउन लग गया था, तो डेफिनेटली सब कुछ बंद था, तो हो सकता है यहाँ पे इनको थोड़ा लॉस झेलना पड़ा हो, तो इसलिए इनकी एसेट्स इन्होंने यूज़ करे हुए हैं और टोटल कम हुए इनके एसेट्स। लेकिन 2021 में इनके एसेट्स डबल ट्रिपल टाइम्स हो गए, इनके फाइनेंशियल 2019 से ज़्यादा ही हो गए, अब तक ये सबसे टॉप मोस्ट पे। तो एसेट्स मतलब क्या है यहाँ पर, एसेट्स मतलब इनकी शॉप्स, इन्होंने इनकी जो कंपनीज होगी, इनके जो ब्रांचेस होंगे। एसेट्स में कुछ भी हो सकते हैं, इनकी जो संपत्ति है, ठीक है, एसेट्स। और लाइबिलिटीज जो इनके खर्चे, कितने खर्चे हो रहे हैं, मतलब ये लोग अगर डिलीवरी बॉय, उसका कितना खर्चा है, मैनेजमेंट का खर्चा, डायरेक्टर्स का खर्चा, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड का खर्चा, और तो लोगों को हायरिंग करने के लिए जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, इसका खर्चा हो गया। ये सब लाइबिलिटीज आ गई, खर्चे हो गए इनके। तो लाइबिलिटीज बहुत मैटर करती है। लाइबिलिटीज इनकी पहले है ना कम थी, फिर और बड़ी 884 करोड़, फिर यहाँ पे लगभग 2100 करोड़ कुछ इनकी लाइबिलिटीज हुई, खर्चे इनके। और लगभग इनके फिर इन्होंने इनके खर्चों को बहुत कम कर दिया, लगभग 610 करोड़ कर दिया। यानी कि लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट करने की बिजनेस मॉडल के हिसाब से। तो यार मैं क्या करूँ यार, ये टोटल एसेट्स को देख के मुझे क्या करना है। मुझे तो पैसा कमाने से मतलब, इनके एसेट्स, इनके संपत्ति क्या है, मुझे क्या करना है इससे। इसका आंसर इस ये है कि अगर कोई कंपनी के पास में अगर पैसे होंगे तो ही वो हमें देगी ना एज अ इन्वेस्टर। अगर उनके पास में कोई कम संपत्ति ही नहीं है, कोई एसेट्स ही नहीं है, तो फिर क्या है, मतलब वो क्या रिटर्न में देंगे हमको यहाँ पर। सो ये चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं। अगर ये लोग, इनकी टोटल लाइबिलिटीज अगर सपोज बात करते हैं 2021 के फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इनका टोटल एसेट लगभग 8703 करोड़ रुपए आ रहा है, और इनकी लाइबिलिटी यानी खर्चे लगभग लगभग सिर्फ 610 करोड़ रुपए, तो आराम से इनका लगभग लगभग 7 से 8 हज़ार करोड़ तक का टोटल तो प्रॉफिट है इनके पास में, संपत्ति है ना, ये लोग इन्वेस्टर्स को रिटर्न में दे सकते हैं। तो यानी कि एक अच्छा स्टॉक में कंसिडर कर सकता हूँ। तो एक प्लस पॉइंट हो गया यहाँ पे मेरा। अब मैं यहाँ पे इनका फ्री का कैश फ्लो देख सकता हूँ कि कैश फ्लो कितना है, यानी कि जो फ्री में जो फ्री का कैश जितना रखता है रुपीस, सो वो कितना है। सो इनका जो कैश लगभग जा रहा है 2021 के अंदर, बढ़ते जा रहा है लगातार। 2020 के अंदर ये निगेटिव में चला गया था, इन लोगों के पास में कैश बिल्कुल खत्म हो गया था, और उन्होंने लगभग 45 करोड़ रुपए का लगभग लोन लिया था, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि निगेटिव में लिखा हुआ है। और ये लगातार बढ़ा है इन्होंने, और फ्री कैश फ्लो जितना बोल सकते हैं ये निगेटिव में चला गया है। ये थोड़ा कंसिडरेबल स्टॉक नहीं हो रहा है, लेकिन यानी लगभग इनके पास में अभी भी फ्री का कैश फ्लो बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग अभी भी इन्वेस्टर के पैसों पे काम कर रहे हैं, और तो और 1000 करोड़, सॉरी 1080 1028.37 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने इन्वेस्टर से फंडिंग उठा के रखी हुई है। सो ये स्टॉक कंसिडर करने के लिए देखा जाए तो लगभग मेरे हिसाब से 60-40 का रेशियो लेके चलूँगा मैं। इस स्टॉक में थोड़ा कंसिडर कर सकता हूँ, बट मैंने इस कंपनी की ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूँ, निवेश भी कर चुका हूँ मैं, तो मैं जानता हूँ कि कंपनी के अंदर से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग से, और तो और कंपनी फ्यूचर में बहुत सारे प्लान लेके आने वाली है, और इनके बहुत से बिजनेस मॉडल्स देखे हैं मैंने। तो हाँ, मैं इस जोमेटो के स्टॉक को कंसिडर कर सकता हूँ। सो अब मैंने स्टडी कर लिया है, और अब मैं जाके जोमेटो के स्टॉक को परचेस कर सकता हूँ। क्या सब लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जोमेटो का स्टॉक लेना चाहिए अब, कि नहीं लेना चाहिए? यस। लेना चाहिए। हाँ।
ओके ठीक है, लेना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो लेके देखते हैं ना फिर। सो मैं जल्दी से अब स्टॉक पे जाऊंगा, यहाँ पर अब स्टॉक्स के अंदर, अब स्टॉक्स के अंदर कहाँ गया, अब स्टॉक्स। सो अब स्टॉक में जाऊंगा, मेरे एक डीमेट अकाउंट में ऑलरेडी बना के रखा था रेडीमेड एज अ डेमो, ठीक है। सो मैं साइन इन करता हूँ जल्दी से, और साइन इन करता हूँ, और जैसे साइन इन कर लिया यहाँ पे मैंने, तो ये मेरा एक अपस्टॉक का अकाउंट खुला है, जिसको हम लोग डीमेट अकाउंट बोलते हैं, अक्षय जो आप पूछ रहे थे। सो जल्दी से ओपन हो जाए यार ये, ठीक है। सो ये खुल चुका है। कमाल की बात ये है कि इसने यहाँ पर मेरे लिए वही स्टॉक खोल के रखा हुआ है जोमेटो का, ठीक है। सो ये स्टॉक है इनका, जोमेटो का। मैं यहाँ पे परचेज़ भी कर सकता हूँ, और ठीक है, तो परचेज़ भी कर सकता हूँ यहाँ से। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स जा रहा है, जितना मैं समझ पा रहा था सर, डेटा आप लोग शायद पढ़ ना पाए, कॉम्प्लेक्स चले जाएगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं मेरे फ़ोन से ही अकाउंट में खोल के बताता हूँ, क्योंकि फ़ोन की ऐप के अंदर बहुत ईजिली दिखता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर रहा हूँ जल्दी से, और मैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन को ओपन करूँगा स्क्रीन शेयर करके, और मुझे जल्दी से बताना कि मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ ओके, सो मैं जल्दी से यहाँ से जाता हूँ अपस्टॉक्स के अंदर। ये मेरा अपस्टॉक का अकाउंट में बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका स्टॉक का है FB, ओके। तो इसको चेंज भी कर दूंगा पासवर्ड को मैं। सो ये एक पोर्टफोलियो खुला हुआ है, ये मैंने लगभग मेरे एक फ्रेंड का मैंने अकाउंट बना के रखा हुआ था, मतलब फ्रेंड्स के अकाउंट लिया है मैंने यहाँ पे एज अ डेमो। मैं कुछ सिक्योरिटी रीजन से मैं मेरा वाला अकाउंट नहीं ले रहा हूँ, कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये एक पोर्टफोलियो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो स्टॉक्स है जो कि लेके रखे हुए हैं, और इनमें कितने का प्रॉफिट है लॉस चल रहा है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो है यहाँ पर। तो मैं वॉच लिस्ट के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर प्लस के अंदर जाऊँगा, सर्च करूँगा जोमेटो को, जोमेटो, ठीक है। जोमेटो पे क्लिक करूँगा मैं, सो जोमेटो का यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा। मैं इसको जाऊँगा यहाँ पे बाय पे क्लिक कर सकता हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि अभी मुझे किस प्रकार से लेना है। यहाँ पे मैं को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, डार्क मोड से हटा देता हूँ, ठीक है, अब सही रहेगा। तो इसकी प्राइस अभी 124 में, कितनी क्वांटिटी ले रहा हूँ यहाँ पर मैं इसकी, लगभग 1000 क्वांटिटीज़ ले रहा हूँ कि 10,000 क्वांटिटी के शेयर्स ले रहा हूँ मैं, वो मेरे पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन मेरा मैं बजट। मैं इसको मार्केट प्राइस पे ले रहा हूँ कि मैं स्टॉप लॉस पे ले रहा हूँ कि लिमिट पे ले रहा हूँ, ये मैटर करता है। मार्केट की बात करें कि हम लोग करंट जो प्राइस चल उस पे लेना है। स्टॉप लॉस की लिमिट मतलब कि जब अब इसकी प्राइस 124.70 पैसे है, इसकी जब प्राइस यहाँ पे चली जाएगी 120 रुपए की, तो तब मैं इसको लूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ, मार्केट की जगह पे स्टॉप लॉस की लिमिट लगाकर, ठीक है। बट मार्केट पे ले सकता हूँ, और मैं रिव्यू ऑर्डर करके जैसे क्लिक करूँगा, बाय पे क्लिक करूँगा, तो ये बाय हो जाएगा। बट ये कैंसिल इसलिए हो जाएगा क्योंकि क्योंकि ये जो अकाउंट है, जो मैंने अकाउंट यहाँ पे बना के जो खोल के रखा हुआ है, इसमें इनसफिशिएंट बैलेंस, इसलिए मुझे यहाँ पे ये रॉन्ग बता रहा है, और ये रिजेक्ट हो गया। इवन मार्केट भी क्लोज है यहाँ पर। सो आप लोग यहाँ पे इजीली यहाँ पे स्टॉक ले सकते हैं, और आपको यहाँ पे इजीली दिख जाएगा ओपन एंड क्लोज करके, जो मार्केट में आपका स्टॉक को कंसिडर करके आपके आ जाएगा। तो आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे, आप पोजीशन पे क्लिक करके देखोगे, तब पोजीशन के अंदर आपका स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा, और होल्डिंग्स में आपकी कुछ टाइम बाद यहाँ पे जुड़ जाएगा, जो आपका स्टॉक होगा। यहाँ पे जोमेटो भी हो सकता है, जोमेटो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, लिस्टेड है, यानी कि इसको ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ है मिस्टर ने। कितने में, और इसने लगभग कितने में खरीदा था यहाँ पर, इसने खरीदा था 129 रुपये के अंदर, और अभी इसकी प्राइस हो गई है करंटली 124 रुपये। बट इसको इसने यहाँ पे इस प्रकार से इसको खरीद के रखा हुआ है। सो ये सीन है। सो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर हमारा मार्केट्स को स्टडी करके हम लोग इजीली स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। सो इतना ही था आज के लिए। आप लोग चाहें तो बहुत कुछ है बताने की फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर। सो मैं एक बार चाहूँगा कि साक्षी जी, मैंने आपसे कुछ लिंक शेयर करके रखी हुई थी। सो क्या आप मेरे साथ में अपस्टॉक की लिंक शेयर कर सकते हैं चैट के अंदर? या एक सेकेंड ना। सो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग स्टॉक्स को कंसिडर करके ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ बता सकते हैं। समझ में आया दोस्तों प्लीज़, हाँ या ना, या यस कुछ? राहुल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू। ओके, थैंक यू शिफा। जैसे कि आपने भी बोला ना कि स्टॉप लिमिट लगा देते हैं उस चीज़ के लिए कि इतने तक, जैसे आपने 124 का बोला, तो अगर वो 120 तक आ गया तो वो अपने आप बाय हो जाता है कि आपको मैसेज आता है कि अब आपको बाय कर लेना चाहिए, ऐसा? नहीं, ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाता है। अच्छा, और फिर उसमें कैंसिल का कोई ऑप्शन नहीं रहता, मतलब फिर बाय हो गया तो ठीक है? हाँ बिल्कुल, कैश का ऑप्शन नहीं रहता है। बट आप लोग चाहो तो एक बार स्टॉक अगर खरीद भी लिया है तो आप उसको बेच भी सकते हो, तो मतलब एक प्रकार से वही रिटर्न पॉलिसी बोल सकते हैं आप। ओके, थैंक यू राहुल। वेलकम। राहुल कोई, मैंने हाँ, स्क्रीन शेयर कर दी है।
ओके। सो गाइस, सो देखो यहाँ पर जिनके पास में अगर डीमैट अकाउंट अगर नहीं है, सो मतलब आप लोग बहुत सारी जगह पे बना सकते हो, मतलब जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गया, या फिर बहुत सारी यहाँ पे एप्लीकेशंस भी आती है, जैसे कि इंडस 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 मूव करके भी आती है। तो यहाँ पर एक अपस्टॉक भी है यहाँ पर। सो आप लोग की अपस्टॉक के अंदर भी जाकर ये जो अपस्टॉक की जो लिंक है, आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं जस्ट एज अ रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार मैं अपस्टॉक पे वेबसाइट पे कैसे जाऊँगा या फिर कहाँ से क्रिएट करूँ, सो ये लिंक है, आप लोग इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। आप लोग लिंक को अगर चाहे तो सेव भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो ये सीन है यहाँ पर। एंड मैं यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपको कोई क्वेश्चन और डाउट है तो बिल्कुल मुझसे पूछें। एंड मैं साक्षी जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्या हमारा ये जो सेशन है, क्या ये एक्सप्रेस योरसेल्फ कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म पे भी जो यूट्यूब चैनल है, क्या वहाँ पर भी जा सकता है, ताकि जिन लोगों ने अगर सेशन मिस करके रखा तो वो लोग भी इस चीज़ को देख सकें। जी राहुल जी, बिल्कुल हम इस सेशन को वहाँ पे एज ए रिकॉर्डिंग सेशन रख सकते हैं। तो जो लोग नहीं जुड़ पाए हमसे, जो साथियों नहीं जुड़ पाए, वो साथी वहाँ से देख सकते हैं। ओके, ओके, ओके। थैंक यू वेरी मच साक्षी जी। एंड थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने यहाँ तक के देखा और उनका तो बहुत कुछ सीखे होंगे। सो क्या हम लोग फिर सेशन एंड कर सकते हैं, और आप लोगों ने एक लिंक शेयर करके यूट्यूब चैनल की, आप लोग यहाँ पर भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके फाइनेंशियल लिटरेट हो सकते हैं। सो ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है यहाँ पर। हेलो राहुल, हाँ गौरव। आई हैव अ क्वेश्चन। मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए कि ताकि हमारा जो शेयर्स है या फिर हमारे जो एसेट्स है वो कोलैप्स ना हो। हम लोग एनालिसिस करें कंपनीज के फंडामेंटल्स, कंपनी कौन कौन से बिजनेस के अंदर है, वो जिस भी इंडस्ट्री में, चाहे फार्मा इंडस्ट्री हो या फिर कोल माइनिंग इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री हो, तो वहाँ पर उसकी क्या पकड़ है, वो क्या एक लीडिंग रोल प्ले कर रही है, क्या वो अगर वो कंपटीशन को ख़त्म कर दे रही है, यानी कि मतलब जैसे कि जियो आया है मार्केट में तो उन्होंने पूरा कंपटीशन खत्म कर दिया टेलीकॉम सेक्टर में, वोडाफोन आइडिया सब खत्म हो गए। तो उसी प्रकार से क्या वो कंपनी उस चीज़ को भी फुलफिल कर पा रही है, या फिर वो कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कितना डिविडेंड दे रही है, कंपनी लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट दे इन्वेस्टर्स को, ये आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं और आप कंसिडर कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आप लोग चाहते हैं कि यार मुझे अगर अर्निंग करनी, तो आप डेफिनेटली ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग से पहले आप लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख लें। और आप लोग चाहे तो यूट्यूब चैनल पे जो मैंने लिंक शेयर करके रखी है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस लेके आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे ट्रेडिंग करके भी अर्निंग करके उसको कैसे निवेश कर सकते हैं। और फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एल्स आप लोग ट्रेडिंग भी बिल्कुल कर सकते हैं, बट रिस्क भी है उसमें, बट पहले सीखो, उसके बाद में करो। अगर मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ पर कि यार ये स्टॉक ले लो, तो बिल्कुल मत लेना, खुद की एनालिसिस करो तभी लो। सो वो सीन रहेगा। थैंक यू राहुल। Yeah, that's it.